गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम। आपका स्वागत है। वैसे विद्यार्थी जो 11th की परीक्षा इस बार देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो कि मेसोपोटामिया है इसके अद्भुत अध्याय की यात्रा करेंगे, जिसमें सारे के सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया। आपका कीमती समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्राचीन समय से ही सभ्यताओं का अस्तित्व रहा है, ठीक है। और जो मुख्य हैं वो 4 सभ्यताएं हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत और पाकिस्तान में है, और चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इसमें जो 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है वो है मेसोपोटामिया, और 12th में हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है। मिस्र और चीन की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इन 2 सभ्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और ये जो इसमें नोट्स तैयार किया गया है, ये नोट्स आपके जैकबोर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि आप ध्यान से और अच्छे से इसको समझेंगे तो आई होप कि आप लोगों का मार्क्स 35 प्लस जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। ये 2 शब्दों के मेल से बना है, मेसो और पोटामस। मेसो और पोटामस। मेसो का मतलब होता है बीच में, यानी कि मध्य। मेसो का मतलब क्या है? मध्य में। और ये जो पोटामस है, पोटामस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच कौन है? मेसोपोटामिया है, जो आज के आधुनिक समय में इराक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज के आधुनिक समय में मेसोपोटामिया किस नाम से जाना जाता है? तो इराक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया आज के वर्तमान इराक में स्थित है। यह सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच? दजला और फरात नदी, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो है, यहाँ पे मिस्र नहीं होगा, मेसोपोटामिया होगा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन सा नगर है? वो है निपुर। कौन सा? तो वो है निपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया जो 2 नदियों के बीच है, दजला एवं फरात। दजला एवं फरात नदी। दजला को जो है अंग्रेजी में इसको कहते हैं टिग्रिस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है टिग्रिस। क्या कहते हैं इसको? टिग्रिस कहते हैं, ठीक है। और जो फरात है इस नदी को क्या कहते हैं? इफ्रेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ्रेटस, ठीक है। तो ये 2 नदियों के बीच में स्थित है। आप देखेंगे कि ये जो है आज इराक के नाम से जाना जाता है। आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये नदी इस तरह से जो है ये गई है। ये दजला नदी है और ये कौन सा नदी है? ये फरात नदी है। इन दोनों नदियों के बीच में आपका मेसोपोटामिया लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में विश्व में 4 सभ्यताएं थी, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु सभ्यता और चीनी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का जो विकास है वो नील नदी के किनारे हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन है जो आ सकता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे है। जबकि चीनी सभ्यता जो है वो यांगती शिकियान नदी के किनारे, या होंगहो नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसके माध्यम से समझे। नील नदी के किनारे कौन है? मिस्र की सभ्यता है। होंगहो या पीली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो ये चीनी सभ्यता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि होंगहो नदी जो है वो पीली नदी किसका नाम है? तो पीली नदी होंगहो नदी का नाम है, ठीक है। सिंधु नदी जो है इसके निकट में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। और मेसोपोटामिया का तो आपको याद ही होगा, दजला एवं फरात नदी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की ज्ञात भाषा क्या थी? तो सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीनतम, मतलब कह सकते हैं ये ज्ञात भाषा थी, जो ये 1850 में जो है इसकी खोज की गई थी, ठीक है। सुमेरियन भाषा को इसको पढ़ा जा सका था। मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 6000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी कि ये सभ्यता आज से 6000 ईस्वी पूर्व में जो है अस्तित्व में था। इसकी मुख्यतः 4 सभ्यताएं थी, सुमेर, बेबीलोन, असीरिया और कैलिडिया, ठीक है। ये 4 सभ्यताएं इसमें थी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक सुमेरियन भाषा की लिपि क्या थी? तो ये किलाक्षर थी, जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये क्यूनिफॉर्म, जिसको हिंदी में किलाक्षर कहते हैं, तो किलाक्षर लिपि में था। तो आप देख सकते हैं ये कील नुमा है ना, कील के समान है, इसलिए इसको किलाक्षर लिपि कहते थे। बेबीलोन शहर का झूलता हुआ बाग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बाग जो है ये कहाँ है? बेबीलोन में है, झूलता हुआ। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन कहाँ है? तो हैंगिंग गार्डन है आपका, हैंगिंग गार्डन है कहाँ? तो बेबीलोन शहर में, ठीक है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की यदि धार्मिक स्थिति की बात करें तो सुमेरियन समाज के लोग जो थे एक ईश्वरवाद थे, यानी एक ईश्वर को ही मानते थे, लेकिन बाद में ये लोग बहुईश्वरवाद भी हो गए थे, ठीक है। यहाँ के लोग देवी देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, जिसे जिगुरात कहते थे। जिगुरात किसको कहते हैं? ये मंदिर के समान, जो आप देखते हैं ना मंदिर होता है, तो हमारे यहाँ तो ये इस टाइप का शिखर होता है इस पे, है ना। तो ये जो हाइट होता है ना मंदिर का, ठीक है, इसी को एक प्रकार से टावर समझ लीजिए। इसको क्या कहा गया है? जिगुरात कहा गया है। तो ये तो हमारा हिंदू मंदिर है, इन लोगों का अलग प्रकार का था, ठीक है। तो इसका जो हाइट होता था टावर के समान, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जिगुरात कहते हैं, ठीक है। जिगुरात का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिगुरात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जिगुरात जो मंदिर है, ये देखिए, है ना, पिरामिड नुमा है और हाइट है, इसी को जिगुरात कहते हैं। ये जो हाइट आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? जिगुरात कहते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग कैसे थे? एक ईश्वरवाद थे। आगे है, यहाँ निम्नलिखित देवी देवताओं की पूजा करते थे ये लोग। निपुर नामक नगर ने एनलील नामक देवता एवं उनकी प्रियसी, ठीक है, जैसे कृष्ण की प्रियसी हैं राधा, ठीक है, उसी तरह से जो है एनलील की प्रियसी कौन है? नीलीन है। इन दोनों की जो है एक यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही बड़ा सा मंदिर मिला है। कहाँ से? निपुर से। यदि पूछ दे कि एनलील का मंदिर कहाँ से मिला है, तो निपुर नामक नगर से मिला है। उर नामक नगर से देवी इनिन्नी की मूर्ति मिली है, जो प्रेम और विलास की देवी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी उर नामक नगर से देवी इनिन्नी की मूर्ति मिली। यदि पूछ देगा उर के देवता कौन है या देवी कौन है, तो इनिन्नी, देवी इनिन्नी है, जो प्रेम और युद्ध की देवी है। प्रेम, युद्ध, विलास जो भी है, ठीक है, तो प्रेम और युद्ध की देवी कही गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम और युद्ध की देवी कौन है, तो देवी इनिन्ना है, ठीक है, इनिन्ना। थोड़ा सा देवी देवताओं के नाम में कंफ्यूजन होगा, कहीं इनिन्नी कहीं इनिन्ना, इस टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है कि एक ईश्वरवाद के बाद यह प्रकृति की आराधना करने लगे थे। प्रकृति यानी कि क्या? ये लोग धीरे धीरे जो है पेड़ पौधों के जो है
ये लोग पूजा करना शुरू कर दिया, एनिमल्स के ये जो पूजा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वायु हो गया, हवा का भी ये लोग, जैसे हम लोग पवन देव को मानते हैं वैसे ही ये लोग वायु का देवता मानते थे किसको, एनलिल को। पृथ्वी के देवता थे एनकी, ठीक है। आकाश के देवता थे अनु, और ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य के देवता कौन थे, अटू या उर भी कहा जाता है, ठीक है। चंद्र के देवता कौन थे, नन्नार थे, ठीक है। ये इनके देवता थे। देवी इनिन्ना प्रेम और युद्ध की देवी हैं। देखिए यहाँ पर है देवी इनिन्ना प्रेम और युद्ध की क्या है, देवी है, ठीक है। प्रकृति के देवता कौन कौन है, तो अनु अभी पीछे बात की, इनलिल और इनकी, ठीक है, इनका जानकारी नहीं। नेक्स्ट है प्रारंभिक समाज एवं लेखन कला में आप देखेंगे कि नगरों के अनुसार देवताओं के नाम, तो निपुर के देवता कौन थे, एनलिल थे। निपुर के देवता कौन थे, एनलिल। निपुर के देवता कौन थे, एनलिल थे। बेबीलोन के देवता कौन थे, मर्दुक। ये भी आई है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है बेबीलोन के देवता कौन थे, ये बेबीलोन के देवता थे मर्दुक, और निनिवेह के देवता भी मर्दुक थे, दोनों के सेम ही है, ठीक है। और मर्दुक जो है ये राजकीय कह सकते हैं आप, मतलब ऑफिशियली यहाँ के लोगों को मानना होता था मर्दुक को अपना देवता, ठीक है, बेबीलोन में। आगे है कि सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक शहरी समाजों का स्वरूप कैसा था। तो यहाँ के आरंभिक शहरी समाजों का स्वरूप जो है प्रगतिशील था, ठीक है, डेवलप थे ये। यदि हम शासन पद्धति की बात करें तो समाज अपने व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पुरोहित वर्ग को देखता था। जैसे हर कोई आज भी होता है, पंडित पुरोहित होते हैं, मौलाना होते हैं, ये सब होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इनके भी पुरोहित वर्ग थे, जो क्या करते थे, आम जनता और जो है ईश्वर से, आम जनता और क्या, ईश्वर से इनका क्या करते थे, इनकी मध्यस्थता करते थे, ठीक है, जोड़ने वाले। पुरोहित वर्ग धार्मिक दार्शनिक थे, बौद्धिक थे एवं वैज्ञानिक रूप से इस आरंभिक समाज का नेतृत्व करता थे, ठीक है, यानी कि ये इनको लीड करते थे। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति। सुमेरियन समाज के लोग धर्म पर विश्वास रखते थे एवं देवी देवताओं की पूजा करते थे। सामाजिक स्थिति यदि हम देखें तो सुमेरियन सभ्यता की समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, जो कि हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में भी जो है क्लास 9 में आपने देखा है, और आपके ही चैप्टर में है 11th में भी 3 वर्ग। इसमें आप देखते हैं कि इसमें भी 3 स्टेट में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च वर्ग में कौन थे, तो ये राज परिवार, पुरोहित और उच्च पदाधिकारी, ये उच्च वर्ग में थे। मध्य वर्ग में कौन थे, इसमें स्वतंत्र नागरिक थे, सामंत थे, सामंत आप लोग जानते हैं, व्यापारी थे, ठीक है। और निम्न वर्ग में इसमें दास वर्ग थे, कृषक थे, ठीक है, यानी कि वो दास प्रथा थी यहां पर। आगे है स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो सुमेरियन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यहाँ स्त्री गवर्नर के पद तक जो है नियुक्त हुई थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ खेती के प्रमाण होशन्ना से मिले हैं, यानी कि ये लोग खेती करते थे। निपुर नगर से 1700 ईस्वी पूर्व की कृषि संबंधी अभिलेख मिले हैं, जिसे विश्व का प्रथम कृषि पंचांग कहा जाता है। तो विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किसे कहा गया है, तो निपुर नगर से जो कृषि संबंधी अभिलेख मिले हैं उसी को विश्व का प्रथम कृषि पंचांग कहा गया है। सुमेरवासी कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में क्या थे, प्रगतिशील थे, यानी डेवलप थे। आगे है देखिए यहाँ पे पुरोहित, आप देख सकते हैं ये पुरोहित वर्ग है, ये पांचांग हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ग आप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ये निम्न वर्ग हो गए, ठीक है, फिर मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है प्रगति। तो प्रौद्योगिकी के दृष्टि से देखा जाए तो सुमेर का आरंभिक समाज नाव बनाने के तकनीक को जान चुका था, यानी ये लोग नाव से जो है ट्रैवल करते थे, नाव बनाने की टेक्निक को ये लोग जान गए थे, ठीक है, नाव बनाने के टेक्निक को ये लोग जान गए थे, ठीक है। कृषि कार्य के लिए वह हल का उपयोग करते थे, यानी हल की जानकारी थी इनको, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। आज भी वर्तमान के समय में आप देखेंगे कि जो खेती है वो किससे की जाती है, तो आप देखेंगे कि वो आज भी किससे किया जा रहा है,
तो हल से किया जाता है। ठीक है। लेखन कला, सुमेर वासियों ने लेखन कला को विकसित किया था। उनकी लिपि किलाकार थी, जो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए हैं इस पर। ठीक है, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उर नगर का वर्णन यदि करें तो देखते हैं कि इसकी खोज कब हुई थी। इसकी खोज 1930 ईस्वी में हुई। यहाँ के साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ के लोग शकुन और अपशगुन, यानी सगुन अपशगुन को ये लोग मानते थे। ठीक है, सगुन अपशगुन को ये लोग मानते थे। जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता में भी देखेंगे ताबीज वगैरह मिला है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भी जो है तंत्र मंत्र को माना करते थे। ठीक है। अब देखिए मारी नगर जो है यह एक व्यापारिक नगर था। इसका विकास लगभग 2000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मारी नगर की जो है उसकी खोज कब हुई थी। तो ये जो है लगभग इसका विकास कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी पूर्व हुआ था। आगे देखिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, जहां पे हम बोल रहे हैं कि VVI है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आगे एमसीक्यू में। ठीक है, तो आप लोग वहां देखेंगे कहां तक क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद। तो मारी शहर का विकास का श्रेय राजा जमरीलियम को जाता है। कौन थे राजा उस समय मारी शहर के जिन्होंने विकास किया वहां पे? उनका नाम था जमरीलियम। ठीक है। मारी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे व्यापार किए जाते थे। ठीक है, और एक शाही नगर था। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है VVI कि शाही नगर किसे कहा गया है, तो शाही नगर जो है मारी को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बेबीलोन एवं अक्कादियन सभ्यता। तो बेबीलोन जो है यह एक घुमंतु प्रजाति थे। ठीक है, इन्होंने सारगन प्रथम के नेतृत्व में, किनके? सारगन प्रथम के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? सारगन प्रथम के नेतृत्व में सुमेर सभ्यता के नगर राज्यों को हराया और अक्काद राज्य की स्थापना करी। यानी सुमेर को खत्म करने वाले कौन थे, किनके नेतृत्व में हुआ? तो सारगन प्रथम के नेतृत्व में सुमेर सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके जगह पर कौन आ गया? अक्काद आ गया। ठीक है, यानी कि सुमेर जो है वो नगर को हरा करके यहाँ पे अक्काद राज्य की स्थापना करी, जिसका लैंग्वेज क्या था? अक्कादियन था। ठीक है, जिसकी भाषा क्या थी? देखिए यहाँ पे सुमेर लोगों की जो भाषा थी वो थी सुमेरियन। उसके बाद सुमेर के बाद आ गया अक्कादियन। अक्कादी लोग जो थे वो अक्कादियन भाषा बोलते थे। सारगन किस राज्य का राजा बना? तो ये नाम ही है। ठीक है, तो किस राज्य का राजा बना? तो किस राज्य का। ठीक है, तो इन्होंने लुगल जग्गिसी को परास्त किया था। किसको? लुगल जग्गिसी को हराया था सारगन प्रथम ने। ठीक है, लुगल जग्गिसी जो था एक क्रूर शासक था। ठीक है, उसने कई मंदिरों को तोड़ा था। यानी कि लुगल जग्गिसी जो था वो औरंगजेब के समान था। ठीक है, लुगल जग्गिसी जो था वो कैसा था? औरंगजेब के जैसा था। उसने कई मंदिरों को तोड़ा था। इसका शासन लगभग पूरे मेसोपोटामिया पर था। ठीक है, लेकिन सारगन ने जो है, सारगन को सेमेटिक इतिहास में राष्ट्रवीर कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ शिवाजी, संभाजी है ना, महाराणा प्रताप ऐसे थे, वैसे ही आप देखेंगे कि सारगन भी जो थे वो वहां के राष्ट्रवीर कहलाए, क्योंकि उन्होंने एक क्रूर शासक लुगल जग्गिसी को हराया था। ठीक है, और आज भी उनको जो है राष्ट्रवीर के नाम से जाना जाता है। किन्हें? सारगन प्रथम को। ठीक है, यदि कहा जाए राष्ट्रवीर किसे कहा गया है, तो सारगन प्रथम को कहा गया है। ठीक है, लुगल जग्गिसी कैसे थे? तो औरंगजेब के जैसे थे। ठीक है, तो याद रखना है, जैसा काम औरंगजेब ने भारत में किया वैसे ही लुगल जग्गिसी ने मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेर सभ्यता के साथ किया था। ठीक है, सुमेरियन लोगों के साथ किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सारगन के बाद उसका तीसरा पुत्र निरामसीन, उनका तीसरा पुत्र कौन था? निरामसीन था। ठीक है, जिसका समय माना गया है 2750 ईस्वी पूर्व से लेकर 2700 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है,
इसे चार दिशाओं का राजा भी कहा जाता है। तो चार दिशाओं का राजा किसे कहा गया है? सारगन प्रथम के तृतीय पुत्र नराम सिंह को, ठीक है, इनको चार दिशाओं का राजा कहा गया है। सम्राट हम्मुराबी, अब ये कौन थे? इसे बेबीलोनिया राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो बेबीलोनिया राजवंश के संस्थापक कौन थे? हम्मुराबी थे। हम्मुराबी ने बेबीलोनिया राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने विधि संहिता चलाई, जैसे नेपोलियन कोड चलाया था, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने अपनी विधि संहिता चलाई थी, जो एनगुर की विधि संहिता से कई गुना क्या था? बेहतर। विधि संहिता में कुल कितनी धाराएं थी? तो 285 धाराएं थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम्मुराबी जो है, इसकी विधि संहिता आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना छोटा छोटा यहाँ पर इस एरिया में जो आप देख रहे हैं वो क्या है? ये इसका हम्मुराबी का दिया हुआ है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि विधि संहिता में कुल संख्या कितनी थी? 285 की थी। कितनी थी कुल संहिता? 285 थी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है बेबीलोन सभ्यता के प्रमुख नगर सीपर, लारसा, एरिक, इशिन्स, किस, कुथा, लगास, सीपर, अक्काद और असुर एवं निनिवेह थे, ठीक है। सबसे बड़ा शहर उर शहर था, जो कि सबसे बड़ा था। गिलगामेश महाकाव्य बेबीलोनिया शहर से ही मिला है। गिलगामेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गिलगामेश, ठीक है। ये एक महाकाव्य था जो बेबीलोनिया शहर से मिला है, ठीक है। इसे विश्व का प्राचीनतम कोश कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? विश्व का प्राचीनतम कोश कहा गया है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि बेबीलोन में विज्ञान की प्रगति कैसे हुई? यहाँ के लोग ग्रहों के नाम को निम्नलिखित तरीकों से जानते थे। बृहस्पति ग्रह का जो है मर्दुक को बृहस्पति ग्रह कहा गया है। मंगल को नरगल कहा गया है। सूर्य को समस कहा गया है। शुक्र को इस्तर कहा गया है। बुध को नेबु कहा गया है और सोम को सीन और शनि को जो है इसे निमित कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके ग्रहों के नाम रखे गए। ये लोग वर्ष में 354 दिन मानते थे। वर्ष को ये लोग 354 दिन मानते थे, ठीक है, जो कि आज के समय में 365 दिन है। और एक माह में 4 सप्ताह होता था इनका भी, और 12 महीने का एक वर्ष होता था। देखिए यहाँ पे ये चीज करेक्ट है। 12 महीने का कितना होता था? एक वर्ष होता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वर्ष में वो लोग कितने दिन मानते थे, कितने महीने मानते थे? तो 12 महीने। एक वर्ष में 6 महीने 30 दिन के और 6 महीने 29 दिन के होते थे। देखिए यहाँ पे एक वर्ष में जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना कि फरवरी में 28 या 29 होता है केवल, बाकी सारे के सारे क्या है 30 और 31 के हैं। लेकिन मेसोपोटामिया में कैसा था? तो मेसोपोटामिया में क्या था? एक वर्ष में 6 महीने जो है वो 30 दिन के होते थे। तो 6 महीने 30 दिन के हो गए तो कितना हो गया? ये 180 डेज हो गया, ठीक है। और 6 महीने जो है वो 29 दिन के होते थे, तो ये कितना हो गया? 174 दिन हो गया। तो इसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 और 18 17, यहां पर आप देख सकते हैं 35 हो गया, तो यानी कि 354 दिन, ठीक है। ये लोग 354 दिन मानते थे। और ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वो लोग एक वर्ष में कितने महीनों को वो लोग मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि असीरियन सभ्यता। तो बेबीलोन सभ्यता खत्म होने के बाद असीरियन सभ्यता आया और इनकी भाषा क्या थी? असीरिया थी, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? असीरिया थी। तो आप याद रखेंगे पहले सुमेरियन भाषा था, फिर उसके बाद अक्कद आया, ठीक है। अक्कद के बाद जो है असीरिया आया है, ठीक है। असुरबनीपाल, आप देखिए याद रखेंगे यहाँ पे असीरियन में असीरिया भाषा था और यहाँ के शासक कौन थे? असुरबनीपाल, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं असुरबनीपाल हैं। और असुरबनीपाल को असीरियन संस्कृति का एक महान निर्माता माना जाता है। यह मिट्टी के पट्टियों पर लिखने में क्या थे? माहिर थे। यानी ये मिट्टियों के पट्टी में क्या थे? लिखने में माहिर थे। आपको बता दें कि ये लोग जो लिखते थे वो किससे लिखते थे? सरकंडे की लकड़ी से लिखते थे। लकड़ी ही लिखे ना कि लड़की लिख दी है, लकड़ी।
सरकंडे की लकड़ी से ये लोग लिखते थे, ठीक है। तिगलत पिलेसर प्रथम असीरियन साम्राज्य की स्थापना जो है इन्होंने की। इसने असुर राज्य को अपनी राजधानी, तो सुनिए आप, यहाँ पर असुर बनिपाल ने की है स्थापना, लेकिन राजधानी किसने बनाया? राजधानी जो है वो पिलेसर प्रथम ने बनाया था। किसे राजधानी बनाया था? असुर को, यानी असीरियन के राजधानी असुर को बनाया गया, ठीक है। और इसके जो उस टाइम शासक थे वो थे पिलेसर प्रथम। कौन थे? पिलेसर प्रथम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर ऑमस्टेड बताते हैं कि विश्व इतिहास में स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा का आरंभ असीरिया सभ्यता से हुआ। देखिए, पर्दा प्रथा जो आप देखते हैं, आप तो नहीं है लेकिन आप पढ़े हैं, ठीक है। तो पर्दा प्रथा जो है, ये पर्दा प्रथा किसकी देन है? तो ये है असीरिया सभ्यता की देन है, ठीक है। और आप देखेंगे बेबीलोन में झूलते बाग यानी हैंगिंग गार्डन इसी सब साम्राज्य की देन है। तो बेबीलोन में भी जो आप देखते हैं झूलता हुआ बाग, ये भी जो है इसी सभ्यता की, असीरिया सभ्यता की ही देन है। यहाँ के महानतम शासक कौन थे? नेबोपोलसर थे। नेबोपोलसर का पुत्र नेबुसड्रेजर था। देखिए, नेबोपोलसर का पुत्र था कौन? नेबुसड्रेजर। इसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए झूलते बाग का निर्माण कराया था, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए। जैसे शाहजहां ने जैसे ताजमहल बनवाया था मुमताज के लिए, ठीक है, मुमताज महल के लिए, बिल्कुल वैसे ही नेबोपोलसर का पुत्र नेबुसड्रेजर ने अपनी पत्नी के लिए झूलता हुआ बाग बनाया था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर थी, और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी कि दाएं से बाएं की ओर, जिस तरह आपका फारसी या उर्दू लिखाता है, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। सिकंदर ने बेबीलोन को 331 ईस्वी पूर्व जीता था। कब? 331 ईस्वी पूर्व जीता था कौन? सिकंदर ने बेबीलोन शहर को। 1840 के दशक में मेसोपोटामिया की खोज हुई थी। ये क्वेश्चन फिर VVI है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1840 के दशक में मेसोपोटामिया की खोज कब हुई थी? तो 1840 में हुआ था। और इसी के 10 साल बाद 1850 में किलाक्षर लिपि को पढ़ा जा सका। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी जानकारी ऐसी है जिसे अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो है किलाक्षर लिपि को पढ़ा जा सका है, और इससे बहुत सारी जानकारियां हमें मेसोपोटामिया के लिए जानने के लिए मिला है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज क्या थी? गेहूं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज क्या थी? गेहूं थी। अब देखेंगे आप लोग, इससे संबंधित आप लोग को आगे MCQ क्वेश्चन है। ये सारा जो है नोट्स और MCQ का भी PDF और इस नोट्स का भी PDF जो है आप लोगों को हम लिंक में डाल देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि झूलता हुआ बाग जो था नेबुसड्रेजर ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। यहाँ पर ये दोनों का पिक्चर देख सकते हैं आप, ये नेबुसड्रेजर हैं और सॉरी ये नेबुसड्रेजर हैं, दाढ़ी दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है। इन्हीं को जो है ये गिफ्ट के तौर पर जो है वो ये झूलता हुआ बाग उन्होंने बनवाया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, ठीक है। अब देखिए गिलगामेश महाकाव्य बेबीलोन शहर से ही मिला है। गिलगामेश जो काव्य है, ये महाकाव्य कहाँ से मिला है? तो बेबीलोन शहर से मिला है। इसे प्राचीनतम कोश भी कहा जाता है। तो प्राचीनतम कोश किसे कहा गया है? तो गिलगामेश को। इसका कुछ भी स्पेलिंग हो, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गिलगामेश है या गिलगामेश है, जो भी है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो महाकाव्य है इसको प्राचीनतम कोश कहा गया है। चलिए इसी के साथ आप लोग को अब बता दें कि अभी MCQ क्वेश्चन आप लोगों को करना है। MCQ क्वेश्चन जो है ये सारा आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही है। आप लोग नोट्स पढ़ने के बाद देखिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना
इसमें। और आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर है या जो भी नोट्स है उसको देखेंगे कि कितना मार्क्स आप उसमें ऑफर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया जो है इसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? वो थी सुमेरियन। ठीक है, ये सबसे प्राचीन भाषा भी है। सुमेरियन के बाद अकदी, फिर आरामाइक, फिर असीरियन आया। ठीक है, तो ये दो ही याद रखना है कि सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा आई है। तो सुमेरियन के बाद जो है अक्कादियन आया, यानी कि अक्कादी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेसोपोटामिया जो है इसकी जो खोज है ये कब हुई थी या कब शुरू किया गया था? तो इसकी खोज की शुरुआत जो है वो 1840 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसकी जानकारी लोगों को शुरुआत से थी, लेकिन जो ऑथेंटिक माना गया है वो क्या है, 1840 माना गया। ठीक है, और इसकी खोज जो है इंग्लैंड और फ्रांस के जो पुरातात्विद थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी खोज की है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? तो पता है कि मेसो ये दो शब्द से बना हुआ है, एक है मेसो, ठीक है, और दूसरा क्या है, पोटेमस। पोटेमस यानी मेसो का मतलब क्या होता है? तो मेसो का मतलब होता है मध्य, और पोटेमस का मतलब नदियां। ठीक है, तो दो नदियों के मध्य, तो दो नदियों के मध्य कौन है? मेसोपोटामिया। ठीक है, तो दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक है दजला, जिसको हम लोग टिग्रिस कहते हैं, और दूसरा है फरात यानी कि इफ्रेटस। यदि अंग्रेजी में दिया हो तो आपको इसमें टिग्रिस और इफ्रेटस करना है। ठीक है, दजला एवं फरात, ये दो नदियों के बीच में जो है मेसोपोटामिया स्थित है। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में, क्योंकि सबसे पहले जो है भाषा यहीं पे आया, तो फिर लेखन कला भी शुरुआत यहीं से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन है? तो बेबीलोन नगर के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं मर्दुक। ठीक है, और इसको राजकीय देवता भी माना जाता है, यानी कि सभी को इन्हें ही मानना पड़ता था। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो एक चीज याद रखना है, इसमें ज्यादातर जो आंसर है आपको याद रखना है। यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आप 3000 से नियरेस्ट जो भी दिखेगा 3000 से, यानी कि 3000 के आसपास जो दिखे वो ज्यादातर का आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 100%, बट आप कोशिश करेंगे कि 3000, यदि आप कंफ्यूज हैं तो 3000 पे याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ था? तो वो 3000 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, और यदि देखें तो 5000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो असुर बनीपाल जो है वो असीरिया के शासक थे। इसको याद रखना है कि असुर और असीरिया, ठीक है, दोनों का जो पहला शब्द है वो क्या है, अस से है। ठीक है, तो असीरिया याद रखना है। तो असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो असीरिया के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो सुमेरियन के बाद अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि अक्कादियन का हुआ। किसका हुआ है? अक्कादियन भाषा का हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं? तो कांस्य युग कब से शुरुआत माना गया इसमें? तो वो 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और कांस्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता को भी कहा जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, ये भी कांस्य युग माना गया है। ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे, कंटेम्पररी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया का नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो अभी बताए थे मेसोस और पोटेमोस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मध्य और नदियां। ठीक है, तो दोनों के मध्य में जो नदियां हैं उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है
मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो कांसे के औजार का जो है इसमें प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कांसे के औजार का इसमें प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते हुए बाग की जो है वो बेबीलोन सभ्यता की देन है। ठीक है, और इसके जो शासक थे उनका नाम था नेबूकदनेस्सर। ठीक है, तो थोड़ा याद रखेंगे, इनके द्वारा 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है ये बनाया गया था झूलते हुए बाग। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो ये जो लिपि थी इसको हम लोग किलाक्षर लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि थी? किलाक्षर लिपि। ठीक है, किलाक्षर लिपि क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो आकार था इनका लगभग कील के समान था। ठीक है, वो पत्थर पे या मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो है वो लोग कील के समान उनकी लिखावट थी, इसलिए करके इसको किलाक्षर जो है किलाक्षर लिपि कहा गया है। ठीक है, इसी को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में यदि हम कहें तो क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 200 से 300 साल पुराना माना गया है, इसलिए मेसोपोटामिया जो है ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी कौन है? तो वो है इनिन्ना। ठीक है, इनिन्ना जो है ये प्रेम एवं युद्ध की देवी है। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसा बर्तन सरलता पूर्वक जो है बना लेते थे? तो ये जो है आपको पता होगा कि चाक यानी चक्की, इस तरह का आपने देखा होगा प्राचीन समय में, इस तरह का, या आज भी देखते हैं आप लोग, कुम्हार के पास होता है ऐसा चक्की। ठीक है, इसको ये लोग इसको तेजी से घुमाते हैं। ठीक है, और इस पर जो है मिट्टी रखा होता है और इससे उसमें सांचे में उसको जो है जिस आकृति में चाहे उस आकृति में इसको जो है वो बनाते हैं। तो ये किससे होता है? तो ये चाक से होता है। ठीक है, तो किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता से बना लेते हैं? तो वो चाक की मदद से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है या कितने वर्ष पुरानी है? तो प्रथम पट्टिका जो है वो लगभग 3200 ईस्वी पुरानी मानी जाती है, ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ठीक है, तो हम बताए थे कि 3000 से नियरेस्ट जो दिखे उसमें आप क्या करें? टिक लगाएं। ठीक है, ये सब में नहीं करना है, 100% नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। जब आप डेट में कंफ्यूज हो तो फिर आप ज़्यादातर याद रखिएगा 3000 से नियरेस्ट वाला जो भी है वो इसमें होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो नगर का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो 3000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये कब हुआ? 3000 ईस्वी पूर्व हुआ। व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है? तो व्यापार के लिए कौन सी नदी जो है वो मुख्य थी? मेसोपोटामिया। तो चूंकि वो बसा ही है दजला और फरात के बीच, तो इसमें क्या हो जाएगा? फरात नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, मारी नगर की राजधानी, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? अब इसमें आपको 3000 नहीं लगा देना, ये कितने? 2000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कितने ईस्वी पूर्व? 2000 ईस्वी। नेक्स्ट है, किलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो किलाकार जो है वो देखिए, इसकी पुरातात्विदों को मेसोपोटामिया कब मिला था? 1840 में। ठीक है, कब मिला था? 1840 में। और इसी के 10 साल बाद यानी कि 1850 में उन्होंने जो है किलाकार लिपि यानी कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की खोज को पहचाना उन्होंने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी। ठीक, नेक्स्ट है, दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे प्राचीन मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो
लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लगभग कब? 5000 ईस्वी पूर्व। दक्षिण मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो कौन सा ऐसा चीज था जो मेसोपोटामिया में नहीं पाया जाता था? तो वो क्या था? खनिज संसाधन, यानी कि कोयला, ठीक है, ये सब जो है वहाँ पे मिनरल्स रिसोर्स जो था वो वहाँ पर नहीं, ठीक है, खनिज नहीं था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो अभी बताए थे कि ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। ठीक है, इसके बाद है कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया? उर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा गया था कि उर जो है वो चंद्रदेव, किसको? चंद्रदेव, चंद्रदेव को उर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग? तो दक्षिण का भाग जो है वो क्या है? वो घिरा हुआ है। ठीक है, वो क्या है? रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था? तो ये आपको पता ही है कि आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, एक मंथ में एक साल में जो है कितने मंथ? 12 मंथ, उनको ज्ञात था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान हैं? तो मेसोपोटामिया के उत्तर में जो है किस प्रकार के घास हैं? तो स्टेपी घास स्थल। ठीक है, नेक्स्ट, जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरात का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया से था। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो मंदिर होते थे उस मंदिर के ऊपर टावर होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो मंदिर था उस मंदिर के ऊपर में इस तरह का होता था, जैसे हम लोगों के यहाँ पे झंडा या फिर ये होता है तो मान, ठीक है, ये टावर के जैसा जो होता था इसी को जिगुरात वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सठ दाशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो सठ दाशमिक प्रणाली का जो आविष्कार हुआ है वो सुमेरियन सभ्यता में। किसमें हुआ है? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट है, गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो गिलगैमिश महाकाव्य का संबंध जो है वो किससे है? मेसोपोटामिया से। ठीक है, किससे? मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूं। क्या थी? गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट है, पीली नदी किसे कहा गया है? तो पीली नदी हांगहो को कहा गया, जिस पर चीन जो है वो स्थित है। पीली नदी, इसको क्या कहते हैं? हांगहो कहते हैं। ठीक है, जो कि आज चीन की सभ्यता जो है वो वहां पर बसी हुई। नेक्स्ट है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ है? शाही राजधानी के रूप में जो है मारी शहर, जो कि एक व्यापारिक शहर था, इसका जो है क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो यहाँ पर जो है कांसे की जरूरत पड़ती थी। इसे घसने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? कांसे की आवश्यकता होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, आरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? आरामाइक भाषा जो है वो किससे मिलती जुलती है? तो वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती। किस भाषा से? हिब्रू भाषा से मिलती जुलती। आरामाइक किससे मिलती है? हिब्रू भाषा से मिलती है। नेक्स्ट है, सीमार क्या है? तो सीमार जो है वो क्या है? तो सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को सीमार कहा गया।
सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को सीमार कहा गया है। ठीक है। मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है? तो मेसोपोटामिया जो है वो किस भाषा के शब्दों से बना है? तो यूनानी भाषा के शब्दों से बना है। किस शब्द से? यूनानी भाषा के शब्द से। नेक्स्ट है वारका शीर्ष क्या है? तो वारका शीर्ष जो है ये क्या है? तो ये है स्त्री का सिर जो कि संगमरमर का क्या है? बना हुआ। ठीक है। इसमें जो है वारका शीर्ष क्या है? तो ये एक स्त्री का सिर है जो किस चीज का बना है? संगमरमर का बना। अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 1 मार्क्स के लिए। ये 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। देखिए, मारी के राजा किस समुदाय से थे? तो मारी के राजा जो थे वो एमोराइट समुदाय से थे। ठीक है। नेक्स्ट है विवाह प्रथा तथा उत्तराधिकार में कानूनी दस्तावेज की निर्माण किसकी देन है? तो ये मेसोपोटामिया की ही देन है। किसकी देन है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल होता था? तो सरकंडे के नोक। सरकंडे जो है वो उसके लकड़ी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। आप लोग जूनियर क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे सरकंडे की लकड़ी, सरकंडे का चश्मा जो है वो बना करके बच्चों ने नेताजी के चेहरे पर लगाया था। ठीक है। तो सरकंडे के नोक से जो है वो लिखा जाता था किस पर? मिट्टी के पट्टिकाओं पर। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभिक कृषि की मुख्य फसलें कौन सी थी? तो गेहूं, जौ, मटर तथा मसूर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गेहूं होगा। ठीक है। तो ये थी। समय तथा दिनों का विभाजन किसकी देन है? तो ये मेसोपोटामिया की देन है। ठीक है। जैसे एक साल में 12 महीना, ये सारा चीज। उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो ये कृषि का प्रारंभ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना गया है। ये उस समय से खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट है शहरों के महत्व को किस महाकाव्य ने बताया? तो गिलगैमिस महाकाव्य में इसकी चर्चा है। ठीक है। मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना कब हुई? तो लगभग 1800 ईस्वी पूर्व हुआ, यानी मैथ्स का। नेक्स्ट है हम्मुराबी कौन था? तो हम्मुराबी जो था वो बेबीलोन का एक राजा था। ठीक है। सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ है ईंटों का बना शहर। सुमेर का अर्थ क्या है? ईंटों का बना शहर। ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए काफी है। आप इतना सा क्वेश्चन कर लो। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, आप लोग पीडीएफ देख लेंगे। ठीक है। ये काफी है। आप लोग ऑफलाइन के लिए भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। टैलेंटेड टीचर्स आपको क्लास देंगे। ठीक है। बम सर हैं पॉलिटी के लिए, नीरज सर हैं आपके इकोनॉमिक्स के लिए, और संदीप सर हैं आपके हिस्ट्री और इंग्लिश के लिए। तो आप सभी जुड़े, और जिनका ऑप्शनल है उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस रखे जाते हैं। ठीक है। जैसे आपका फ़िलॉसफ़ी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इसकी भी क्लास होती है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़े ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन भी जो है हम लोग क्लास देने का प्रयास करेंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे।